हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही हो। आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे चर्चा करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और स्फेरिकल मिरर के बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप उन्हें मन लगा करके देख लेते हो तो आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि उससे बाहर कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ सूर्य प्रताप श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, और ये है आपका एशिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वहां पर वो बेंड कर जाती है। उसके बेंड करने के पैटर्न कुछ अलग अलग होते हैं। अगर वह एयर से ग्लास में जा रही है तो कुछ अलग पैटर्न है, ग्लास से वाटर में जा रही है तो कुछ अलग पैटर्न है, ग्लास से एयर में आ रही है तो कुछ अलग पैटर्न है। तो जब हमने इस नेचुरल चीज को पढ़ा तो हमने पाया कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसके पाथ में बेंड या फिर डाइवर्जेंस आ जाता है, वो डाइवर्ट कर जाती है, वो अपना रास्ता बदल देती है। इस प्रक्रिया को, इस फेनोमिना को हमने नाम दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, तो लाइट का रिफ्रैक्शन क्या होता है इस बात को ऐसे समझिए। द फेनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट as it passes from one medium to another is called refraction of light। मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट की बीम अपना पाथ चेंज करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाने में, उसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है जहां पर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। और देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, समझते हैं इस बात को। ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट रहे है, और ये क्या कर रही है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है कुछ ऐसे। देखिए क्या ऐसा नहीं हो रहा है, ये डाइवर्ट कर रही है। एक्चुअली में इसको जाना कुछ ऐसे था, रियलिटी में इसको कुछ ऐसा जाना था, बट यहाँ से ये बेंड कर गई और इस तरीके से चली गई। तो यहाँ पर इसने जो बेंड किया ये फेनोमेना कहलाया रिफ्रैक्शन। और ये जो बेंड की है, अगर आप नोटिस करिए, ये नॉर्मल लाइन है। लाइट जब आई, इसको ऐसे जाना था तो ये किस तरफ मुड़ी है, क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ी है? बिल्कुल नॉर्मल की तरफ मुड़ी है। तो इसका मतलब ये लाइट जा रही है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो ये ऑप्टिकल डेंसर है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडिया है, माफ करिएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडिया है। और आपका जो सेकंड मीडियम है वो है ऑप्टिकली डेंसर मीडिया। तो इसका मतलब when a ray of light passes from a rarer to denser it bend towards the normal। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर मैंने इस बात को फिर से लिखा हुआ है, देखिए when a ray of light passes from rarer to denser, लिखा हुआ है ना, ऑप्टिकल मीडियम में कैसा है, रेयर से डेंसर मीडिया है, then it bend towards the normal after refraction। देखिए लाइट को ऐसे जाना था बट ये बेंड कर गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। यहीं पर दूसरी जगह पे देखिए when a ray of light from denser to rarer, जब कोई लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, ये कुछ ऐसे जा रही थी, देखिए यहाँ पे इसको सीधे जाना था लेकिन ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन के ऐसे दो तरीके नहीं होते थे लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा होता है। रेयरर मीडिया समझिए, रेयरर मीडिया वो मीडिया होगा जिसके मॉलिक्यूल्स कम घने होंगे या दूर दूर होंगे एज कंपेयर टू अनदर मीडिया। हम बात करते हैं एयर की। एयर एक गैसेस मॉलिक्यूल है, और गैसेस मीडिया का क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे दूर दूर होते हैं। अगर वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होंगे, तो वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर हो गया, और एयर वाटर के रिस्पेक्ट में कैसा हो गया, रेयर। देखिए ये हमेशा रिस्पेक्टिव सेंस चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बड़े हो या छोटे, तो ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक मैं आपसे ये ना कहूं कि आप किससे बड़े हो या किससे छोटे। यदि मैं कहता हूं आपका घर एवरेज से बड़ा है या एवरेज से छोटा है, तो निश्चित रूप से एवरेज से छोटा होगा, लेकिन मैं एक आपको कंपैरिजन टर्म दे रहा हूं कि इसके मुकाबले आपका घर बड़ा है या छोटा। तो हमेशा हमें रिलेटिव होकर के ही बात करनी है। अब देखिए, जो ये रे आती है इसे हम इंसिडेंट रे कह रहे हैं, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे कह रहे हैं। ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें तो एक एंगल जो फॉर्म होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एक एंगल जो फॉर्म होता है
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। डेविएशन का मतलब समझिए, मुझे जाना था कुछ इस तरह, मैं जा रहा था इस तरफ, लेकिन मैं ऐसे सीधे जाते जाते एक पॉइंट पे मैं ऐसे थोड़ा सा जाकर इस तरफ चला गया। तो इनिशियल देखिए, इनिशियल मैं जाना चाहता था ऐसे, अब मैं जा रहा हूं कुछ ऐसे, तो ये डेविएशन मेरा ऐसा नहीं हुआ। ये एंगल जो फॉर्म हुआ था इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो मेरे हाथ के बीच का एंगल है, ये मेरा डेविएशन बन रहा है। तो अगर डेविएशन को आपको समझना है तो देखिए, रे ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन इस वाले पॉइंट से ये बेंड कर गई इस तरफ, तो डेविएशन क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा आपका ये एंगल डेल्टा। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जिस एंगल से लाइट क्या करती है, डेविएट करती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात समझिए, अगर आप देखिए इस एंगल को आपने नाम दिया है आई, तो हमारा लॉजिक कहता है कि ये भी एंगल होगा आई, और ये एंगल हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो पहले वाले पोजीशन के लिए डेविएशन एंगल हो जाएगा आई माइनस आर, क्योंकि आई बड़ा था। दूसरे केस में आइए, ये था एंगल आई, तो आपका ये भी एंगल हो जाएगा आई, और ये बड़ा वाला एंगल है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब डेविएशन यहाँ पर कितना हो रहा है, डेविएशन देखिए ये हो रहा है ना, ये लाइट ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन जा कैसे रही है, ऐसे, तो डेविएशन है आपका ये वाला डेल्टा। इस सिचुएशन में डेल्टा क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो हमेशा हमें क्या करना है, बड़ा वाला से छोटे वाले को कम करना है। तो इसे आप ऐसे लिख देते हो, डेल्टा इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई माइनस आर। मॉड क्या होता है, मॉड ये बताता है कि अगर आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो आप उसे पॉजिटिव ही दोगे, नेगेटिव आंसर नहीं दोगे। तो ये आपका रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने बचपन में एक पोएम सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो ये तारे, जो स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं, एक्चुअली में वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है। क्या हमारा सूर्य ट्विंकलिंग करता है, नहीं। सन भी एक स्टार है। जितने भी स्टार आप देखते हो रात के समय, वो सन से बहुत बड़े हैं, तो वो ट्विंकलिंग कैसे कर सकते हैं। ट्विंकलिंग का मतलब आप कहते हो ना, टिमटिमाना, ऐसे जलना बंद होना, जलना बंद होना, ऐसा स्टार्स नहीं करते। वे कंटिन्यूअसली रोशनियां, वे कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करते रहते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उससे ये जो लाइट स्टार से आती है, वो बार बार अलग अलग लेयर से रिफ्रैक्ट करती है। इस कारण से हमें लगता है कि वो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन सुनिए, जब भी आप पानी के अंदर देखते हो, आपने अगर किसी बाल्टी में पानी रखा है और पानी के अंदर आप देख रहे हो, तो आपको उसकी जो सरफेस होती है वो ऊपर नजर आती है, बट रियलिटी में वो सरफेस ऊपर नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका भी कारण रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अगर आप अपने हाथ को पानी के अंदर डाल दोगे, तो आपका हाथ एक पोजीशन से लगेगा कि वो ऐसे अलग से दिख रहा होगा या टेढ़ा दिख रहा होगा, उसे भी आप रिफ्रैक्शन का ही एप्लीकेशन कहोगे। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप रिफ्रैक्शन के लिए दे सकते हो। हम लोग अभी एप्लीकेशन पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, बट अभी बोर्ड से रिलेटेड कुछ देखते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। अब आपने ये समझ लिया है कि एक मीडियम होगा डेंसर, एक मीडियम होगा रेयरर, लेकिन हर एक केस में लाइट बेंड करेगी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम आपका क्रिएट कर देता हूँ। ये हमने मान लिया कि ऊपर है मीडियम M1 और नीचे में मीडियम M2। ये हमारी नॉर्मल लाइन है। एक लाइट इंसिडेंट की है कुछ इस तरीके से, एंगल आई, इंसिडेंट रे हो गई, और इसको जाना था ऐसे, बट ये थोड़ा सा बेंड कर गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की है, तो ये पहला मीडियम डेंसर होगा कि रेयरर होगा, बिल्कुल सही, ये रेयरर होगा। और दूसरा मीडियम डेंसर होगा कि रेयरर होगा, दूसरा मीडियम डेंसर होगा। अगर आपने यही जवाब दिया है तो आप बिल्कुल सही। अब देखिए पहला लॉ जो है रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या है, देखिए ये जो रे आ रही है इंसिडेंट रे आने वाली, और ये जो जा रही है रिफ्रैक्टेड रे जाने वाली, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल ना, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन पे होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि रे यहां से आ रही है और यहां से रिफ्रैक्ट कर रही है, नहीं। रे एक ही पॉइंट से आएगी, जैसे ये रे आ रही है आपकी, और इसी पॉइंट से रिफ्रैक्ट करते हुए जाएगी। तो इसको हम लोगों ने पहला रूल बना दिया कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे
and the normal to the interference of two media at a point of incidence all lie in the same plane. ओके okay? दूसरा लॉ आपसे क्या कहता है, ये लॉ थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपको याद होगा, रिफ्लेक्शन में हो जाता था एंगल आई बराबर आर, बट यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे हम लोग लेते हैं साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, दोनों ही एंगल्स का, इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड का, जब आप साइन लेते हो, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट पाएंगे। ये हमने प्रैक्टिकल किए कुछ, तो उनसे हमें एक रिजल्ट मिला, एक निष्कर्ष मिला। चलिए, तो आपका क्या बना, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, ये बन गया कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा हमें सेम मिल रही थी, ठीक है। अब जब हमने फर्दर डिस्कशन किया, फर्दर कुछ स्टडीज की, तो हमें पता चला कि जो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर है, ये सेम है n2 अपॉन n1 की। जैसे ही आप 1 n2 डिफाइन करते हो, या फिर कुछ इस तरीके से लिखते हो जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा हुआ। अब ये n क्या था, तो ये n था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये जो भी मीडिया हम लोग यूज करते हैं, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसे आप हिंदी में अपवर्तनांक कहते हो। ये लाइट को किसी मीडियम से पास कराने की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमने और भी आगे प्रैक्टिकल किए, तो हमें पता चला जो ये साइन आई अपॉन साइन आर है, ये n2 अपॉन n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडिया के बराबर है। और जब हम इसे 1 n2 का नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first। चलिए और आगे बात करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग ये करते हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मतलब कि रिफ्रैक्ट होने पर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी बदल जाती है और कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती। ये नोट पॉइंट है और बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। आज ही नहीं, आज से बाद भी अगर आप एग्जाम दोगे, तो ये सवाल निश्चित रूप से आता ही आता है कि फ्रीक्वेंसी, एक होती है फ्रीक्वेंसी, ये डिपेंड करती है सोर्स पर, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नेवर चेंजेस इन रिफ्रैक्शन। जो भी रिफ्रैक्शन होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं चेंज करती। एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल ऑल अदर प्रॉपर्टी जैसे स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर आपको याद होगा हमने वेवलेंथ पे चर्चा की थी ना, एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, all these properties changes while रिफ्रैक्शन। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है, तो फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टियां बदल जाती हैं। अगर आपको यही चीज रिफ्लेक्शन में याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल इंटेंसिटी बदलेगी और कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। अब एक दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टाइम्स वेवलेंथ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये v है आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये f है आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका वेवलेंथ। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि मैंने इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया है, वो बच्चे पहला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें केवल और केवल इन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के बारे में ही हमने चर्चा की। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किसी एक मीडियम के लिए, सारे मीडियम के लिए बात नहीं कर रहा हूं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
और स्पेस विथ द मीडियम। हमें किसका रेशियो निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम के साथ स्पीड ऑफ लाइट का मीडियम। तो ये आपका n क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। देखिए ये बात तो मैथमेटिकल है, लेकिन इसका अगर मैं आपसे बात करूं कि फील नहीं आया ना, फील वाली चीज क्या होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, हम इसे समझना चाहते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी है कि मैं लाइट के पार्टिकल को जाने दूंगा या नहीं। मतलब क्या लो, लाइट से दोस्ती है या दुश्मनी, वो प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुख्य रूप से ये लाइट से दुश्मनी है। हर एक मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि मैं इतनी क्षमता तक लाइट को नहीं जाने दूंगा, लाइट के अगर आएगी तो मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट उतनी ही ज्यादा स्लो डाउन होती चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज करो कि अगर मैं सामने बहुत सारे कंकड़ रख दूं, पहले दो चार कंकड़ रखूं तो आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी, फिर ढेर सारे कंकड़ की संख्या बढ़ाता चलो तो आपकी स्पीड धीरे 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 और कम होती चली जाएगी। जो डेंसर मीडिया होते हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ज्यादा। मतलब अगर मैं एक नोट पॉइंट अगर आपके साथ ऐसा कुछ लिख दूं, नोट पॉइंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्टिकल डेंसिटी। जितनी ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड के लिए हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही हाई होता है, 2.2 समथिंग। सो एन ऑफ डायमंड, मैं अब थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, 2.2 समथिंग, और किसी किताबों में 2 भी लिखा रहता है। तो डायमंड में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि देखो c होता है कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से आपका एक कंक्लूजन निकल रहा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। तो अगर समझना चाहते हो इस चीज को, थोड़ा सा फील लेना चाहते हो, तो फील क्या कहता है आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा वेलोसिटी का उल्टा होगा, जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम वेलोसिटी। चलो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक डायग्राम, एक टेबल आपको दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडिया, तो हमने उससे यहाँ पर ले लिया है। तो एयर के लिए देखिए 1, आइस के लिए देखिए 1.3। अब सोचो, आइस वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? डेंस होता है, सॉरी, वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? रेयरर होता है। ऑप्टिकली भी वो रेयरर ही है, वाटर के देख रिस्पेक्ट में क्या है? रेयरर ही है ना। चलिए, ऐसे ही अलग अलग दिए हुए हैं। अल्कोहल में देखिए, अल्कोहल में 1.36 है। डायमंड में देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 2.4 दिया हुआ है, हमने 2.2 लिखा था, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अलग अलग मटेरियल या अलग अलग डायमंड भी हो सकते हैं, तो इससे निश्चिंत रहिएगा। किसी किताब में 2 ही दिया रह सकता है, किसी किताब में 2.2 या किसी किताब में 2.4। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डायमंड का ही मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जिन पर चर्चा करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक बात आपको पता चल गई, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर आपके पास दो या दो से अधिक मीडियम हो जाएंगे, इफ वी हैव टू डिफरेंट मीडियस, टू डिफरेंट मीडियम्स m1 and m2 which have different different रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1 एंड n2। तो देखो, आप n1 को क्या डिफाइन करोगे? n1 हो जाएगा c अपॉन v1, और n2 को क्या डिफाइन करोगे आप? n2 हो जाएगा c अपॉन v2। अगर मैं n2 अपॉन n1 का रेशियो ले लूं, n2 अपॉन n1, तो ये हो जाएगा देखिए c अपॉन v2 डिवाइडेड बाई c अपॉन v1। c और c एक दूसरे को मार देंगे और आपको ये मिल जाएगा v1 अपॉन v2। तो आपको n2 अपॉन n1 की जो वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी v1 अपॉन v2। आप मेरी बात समझ रहे हो? n2 अपॉन n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 अपॉन v2। तो स्नेल्स लॉ जो आपने पढ़ा था, स्नेल्स लॉ क्या कहता था? साइन i अपॉन साइन r
ये था n2 अपॉन n1। तो आप इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो v1 अपॉन v2, लिख सकते हैं ना। अब एक बात मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या फिर आप वेलोसिटी 1 को क्या कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा 1, और वेलोसिटी 2 को क्या कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा 2। देखिए फ्रीक्वेंसी 1 और 2 नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो v1 की जगह आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा 1, और v2 की जगह आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और ये हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो एक आपको और फॉर्मूला मिल गया, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये क्या कहता है आपसे, कुछ इसका लॉजिक ऐसा है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी अनदर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, मतलब हम बात कर रहे हैं 1 एंड 2 की, तो 1 एंड 2 का मतलब क्या है, 1 एंड 2 का मतलब है n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 का मतलब अगर मैं वेलोसिटी से देखूं तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। आपको ये बात पता है। और अगर उसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में निकालें, मतलब 2n1 निकाले, तो 2n1 क्या हो जाएगा आपका n1 अपॉन n2, जिसे आप क्या कहोगे, आप कहोगे v2 अपॉन v1। ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 एंड 2 टाइम्स 2 एंड 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू टाइम सॉरी माय बैड टाइम्स v2 अपॉन v1। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा 1 एंड 2 टाइम्स 2 एंड 1 इज इक्वल टू 1। जहां से आप लिख सकते हो 2 एंड 1 या फिर 1 एंड 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड 1। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, या प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेबिलिटी। उत्क्रमणीय है, उल्टा है एक दूसरे का, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इससे आप समझते क्या हो, इससे आप कुछ ऐसा समझो कि अगर एयर से वाटर में कोई रे जा रही होगी तो उसमें जो रिस्पेक्ट रहा होगा, जो अंतर रहा होगा, वाटर से एयर आने पर भी वो अंतर उल्टा होकर के समान रहा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में कोई लाइट जा रही है जिसका कंबाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास n ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना दिया हुआ आपको 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, मतलब हमसे ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। तो एन जी ए, इसका आप क्या लिखोगे, एन जी अपॉन एन ए, जिसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, अगर आप सपोज समझ लीजिए एन जी है आपका n2 और एन ए है आपका n1, तो देखिए ये मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और ये है आपका 1 n2। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए v1 की वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर दोनों सेम होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 3 टाइम्स 10⁻⁸। v2 आपको नहीं पता है, v2 आपको निकालना है, और 1 एंड 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, ए एन जी की वैल्यू आपको दी गई है 1.5। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10⁸ डिवाइड बाई v2। चलिए अब हम v2 और 1.5 को एक दूसरे के साथ बदल दें, तो v2 बराबर आपको कितना हो जाएगा, 3 गुणित 10⁸ डिवाइड बाई 1.5। 1.5 3 दो बार में चला जाएगा, तो v2 मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ गया आपको, 2 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। देखिए मीडियम ए नीचे है और मीडियम बी ऊपर है। इन द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी। हमसे क्या पूछ रहा है, एन ऑफ, अगर बी को मान लेते हैं 2 और ए को मान लेते हैं 1, तो एन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 एंड 2 हमसे पूछ रहा है। ये क्या होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, या 0 होगा, या 1 के बराबर होगा। चलिए 1 एंड 2 का मतलब हो गया n2 अपॉन n1। सबसे पहले समझते हैं क्या क्या। देखिए ये है आपकी नॉर्मल लाइन, ये है आपकी क्या नॉर्मल, ये मीडियम ए से रे जा रही है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम ना होता तो ये जाती कुछ इस तरीके से, लेकिन मीडियम होने के कारण ये क्या कर गई है, बेंड कर गई। रियलिटी में देखिए ये जाना चाहती थी कुछ ऐसे, लेकिन ये क्या कर गई, बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की है तो इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है कि लाइट पास की है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, मतलब n2 इज ग्रेटर डेंसर देन n1, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन यूनिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछ रहा है हमसे, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर। देखिए ग्लास से वाटर में जा रही है। अब ग्लास क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। तो ग्लास हो गया डेंसर और वाटर हो गया रेयरर। द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, या सेम रहेगी, या पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। सोचिए डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम, रेयरर में क्या हो जाती है, ज्यादा। तो अगर डेंसर से रेयरर में जा रही होगी तो ये इंक्रीज ही करेगी। अगली बात करते हैं फोर्थ, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास करती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो रिमेन सेम होगी ना, कभी भी कुछ नहीं होगा उसके साथ। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है, द रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहीं भी मुड़ जाएगी, नन ऑफ दिस। देखिए कहीं भी तो नहीं मुड़ सकती, ये तो गलत ही है पूरा। अब एयर टू ग्लास मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर कुछ भी बेंड नहीं हुआ, इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी एट एन एंगल। अच्छा जब वो आ रही थी तो उसने क्या हुआ, कोई बेंडिंग नहीं शो किया, तो वो किस एंगल से बाउंड्री को हिट किया था उसने कि ऐसा हो गया। चलिए समझते हैं। अगर आप देखो रिफ्रैक्शन के लॉजिक में, अगर आई एंगल को जीरो कर दो, आई एंगल को क्या कर दो, जीरो, तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। ठीक है, आई को जीरो करते हैं या आर को जीरो करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंड नहीं हुआ है, मतलब आर इज इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, या आई और आर में कोई अंतर नहीं है, कोई भी डेविएशन नहीं है, डेल्टा क्या है, जीरो है। डेल्टा अगर जीरो दे रहा है इसका मतलब आई और आर का मान क्या है, सेम है। ऐसी केवल एक ही सिचुएशन हो सकती है जब दोनों क्या हो जाए, जीरो। मतलब कब, कौन सी सिचुएशन में साइन आई और साइन आर क्या हो जाए, 0 डिग्री अगर ये हो जाएंगे तो कोई भी डेविएशन नहीं शो करेंगे, मतलब कि ये नॉर्मल से ही आ रही थी, ये नॉर्मल से ही आएगी और नॉर्मल से ही जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो इस टाइप के हम लोग क्या कहते हैं कि रे ऑफ लाइट जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से वो रिफ्रैक्ट कर गई, 0 एंगल से आई थी और 0 से ही रिफ्रैक्ट कर गई, कोई भी बेंडिंग उसने शो नहीं किया। चलिए एक चीज रह गई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का क्या रीजन होता है। देखिए इस बात को समझिए, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है। अगर यहां पर आप सपोज करो कि ये लेयर है दो मीडियम की और ये है आपकी नॉर्मल लाइन। अब एक रे आई, एक रे कुछ ऐसे आई, इसकी स्पीड क्या हो गई, अब कम हो गई, किसी दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी कवर करना चाहते हो, तो अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, या सपोज कर लीजिए कि इस
साइड से आप इस साइड आना चाहते हो। अगर आप इस तरीके से आओगे, इस तरीके से आओगे, इस तरीके से आओगे, तो किस टाइम में आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा? तो अगर आप देखिए, ये सबसे कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, और जितना ज़्यादा मैं टेढ़ा करता जाऊँगा उतना ही ज़्यादा आपको ट्रैवल करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है और फ्रीक्वेंसी टाइम का उल्टा होता है, मतलब टाइम नहीं बदल रहा है। और अगर टाइम नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको उतनी ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में ट्रेवल करनी है, इसलिए ये थोड़ा सा झुक जाता है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई। तो ये झुका क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की गैपिंग को ये जितना फास्ट ट्रेवल कर लेगा उतना ही अच्छा है। तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन केवल और केवल होता है स्पीड ऑफ लाइट का कम होना या फिर ज्यादा हो जाना मीडियम के कारण। देखिए, पानी में क्या हो जाता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और लाइट की स्पीड कम हो जाने के कारण जो सोनार बनाए जाते हैं, मतलब जो पानी के अंदर आपको जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई सबमरीन ले गए हो और वहां पर हमें चीजों को चेक करना है, तो वहां पर लाइट ना यूज करके साउंड वेव का यूज किया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर लाइट वेव कम ट्रेवल करती है। समुद्र के अंदर अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन भी देख सकते हैं जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचती है, लाइट की स्पीड जीरो हो जाती है, इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। समुद्र के अंदर ऐसी जगह भी है जहां पूरा एकदम अंधेरा है, ब्लैक है, लाइट वहां पहुंच ही नहीं पाती है। इसका मुख्य कारण यही है कि लाइट की स्पीड वाटर में क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी थी। बहुत ही ब्रीफ में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो जाए। स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आपको दिख रहा होगा। आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।